IITE को इसी पहल के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए अब उत्साह के साथ आज के इस विशिष्ट समारोह के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह से नम्र निवेदन करते हैं कि वे समस्त सभागण को संबोधित करें और दीक्षांत प्रवचन दें। आज के दीक्षांत समारोह में हम सबकी अध्यक्षता कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के कुलाधिपति महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल जी, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, डॉक्टर हर्षद पटेल कुलपति भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डॉक्टर हिमांशु पटेल कुल सचिव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डॉक्टर विरल जाधव डीन भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आज जो यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं ये सारे छात्रगण और इनको यहां से दीक्षित होकर जाने की योग्यता देने वाले सभी प्राध्यापक आचार्यगण और जिनको दीक्षा मिल गई है उनके अभिभावक गण को मेरा प्रणाम नमस्कार। वैसे तो आचार्य जी ने तैतरीय उपनिषद के हमारे सालों से मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, अच्छे नागरिक का जीवन कैसा होना चाहिए और विशेषकर शिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका तैतरीय उपनिषद का जो बोध है वो आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इसीलिए मैंने आचार्य जी को विनंती की थी मंच पर जब हम बैठे थे कि आचार्य जी तैतरीय उपनिषद आज बच्चों के सामने जरूर बताना, हो सके तो उसका अर्थ भी समझाना, उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में ये बड़ा बोध होगा और सबसे बड़ी शिक्षा का कारण बनेगा। और आचार्य जी ने तैतरीय उपनिषद के इस शिक्षा को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इस संस्थान की कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, क्योंकि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आज की नई शिक्षा नीति जो है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ढेर सारे नए प्रयोग आपको दिखाई पड़ेंगे। आप सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थी भी हो, आप गुरुजन भी बनने जा रहे हो। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसके पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक जरूर पढ़ना, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो दस्तावेज है भविष्य के भारत के नागरिकों की निर्माण का। ये पॉलिसी जो है ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है भारत की एजुकेशन सिस्टम को, हमारी शिक्षा प्रणाली को आमूलचूल परिवर्तन के साथ, भारतीय मूल चिंतन के साथ जोड़ने का और दुनिया भर के आधुनिक ज्ञान को भारत के अंदर आने का रास्ता प्रशस्त करने का। दुनिया भर में आपको
एजुकेशन पॉलिसी के नाम से ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जो 10,000 साल से संचित ज्ञान का जो संपुट है इसको भी उपलब्ध कराएगा और अर्वाचीन समय के, आज के समय के आधुनिक से आधुनिक शिक्षा के नए डायमेंशन है उसको भी जोड़ लेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी प्राचीन विद्या परंपरा और अर्वाचीन विज्ञान और अर्वाचीन शिक्षा के सारे जितने भी डायमेंशन है, परिमाण है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐसी अकाट्य शिक्षा नीति बनती है जो हमारे विद्यार्थियों को विश्व भर में श्रेष्ठ बनाती है, हमारे विद्यार्थियों को विश्व भर में सबसे आगे ले जाती है। और आपका दायित्व है कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं तो इसका जरूर अध्ययन करना। मित्रों, 12-15 साल पहले शिक्षकों की शिक्षा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसा विचार नरेंद्र मोदी जी के अलावे किसी को नहीं आ सकता। सिर्फ IITI नहीं, मोदी जी ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की भी कल्पना की, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी कल्पना की, योग के अभ्यास के लिए योग यूनिवर्सिटी की कल्पना की, चाइल्ड यूनिवर्सिटी की कल्पना की। एक संपूर्ण मानव कैसे बन सकता है और देश के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उस सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है, इसका एक समग्रता से विचार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे विश्व में प्रोफेशनल्स बनाने के लिए शिक्षा का विचार हुआ। कोई डॉक्टर बनाने के लिए सोचा, किसी ने इंजीनियर बनाने के लिए सोचा, किसी से मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनाने के लिए सोचा, किसी ने वैज्ञानिक बनाने के लिए सोचा, मगर मोदी जी ने प्रोफेशनल बनाने वाले शिक्षक को अच्छे तरीके से पढ़ाकर एक संपूर्ण शिक्षक, संपूर्ण गुरु बनाने के लिए सोचा और वहीं से IITI की शुरुआत हुई। और मित्रों, आज गुजरात के अंदर विश्व की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और 134 देश के लोग FSL यूनिवर्सिटी से संबंध हो चुके हैं। 134 देशों की यूनिवर्सिटियां संबंध हो चुकी है और आज ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सब विश्व में सबसे बड़ा भारतीय गहना बनकर उभरी है। इसी तरह से रक्षा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट भी विश्व के कई देश स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चाइल्ड यूनिवर्सिटी की संकल्पना को समझते समझते विश्व को शायद अभी भी 15-20 साल लगेंगे। इसकी शुरुआत गुजरात में 15 साल पहले हो चुकी है। मित्रों, आज मैडम भिखाजी कामा का जन्मदिन है। मैं आज भिखाजी कामा को भी बहुत हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज यहां से 2927 छात्र और छात्राएं और 2900 में से 2000 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 2000 बच्चियां आज यहां से दीक्षांत प्रमाणित कर समाज के अंदर जाएगी। 7 लोगों को स्वर्ण पदक मिला है। फिर से एक बार ताली बजानी पड़ेगी। 7 में से 6 बच्चियां हैं। जरा जोर से ताली बजाए वे। जिस देश की माताएं शिक्षित होती है, जिस देश की बच्चियां शिक्षित होती है, जिस देश की महिलाएं शिक्षित होती है, उस देश को शिक्षित करने के लिए जरा भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु ही तो माता होती है। बच्चे की शिक्षा की शुरुआत मां से ही होती है और
8 विविध कोर्सेज से छात्र छात्राओं को आज डिग्री मिली है। मैं आप सभी को आपके जीवन के आने वाले स्वर्णिम समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो यूनिवर्सिटी मोदी जी ने गुजरात में बनाई, इस संस्था का लक्ष्य पूर्वी और पश्चिमी दर्शन को एकीकृत कर एक संपूर्ण दर्शन बनाना है। हमारे वेदों ने कहा है कि अच्छे विचार कहीं से भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण करना चाहिए। हम ज्ञान को कहां से आया है, इसके मूल की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञान समाज के, लोगों के, दुनिया के और अंतरिक्ष के कल्याण के लिए है या नहीं, वो ही देखना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी आया हो, इसको स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी एक प्रकार से, एक और तो पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा के दर्शन का मेल करने वाली यूनिवर्सिटी है, और दूसरी ओर ये यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा दर्शन और आधुनिक रिक्वायरमेंट, आधुनिक जरूरियात, ये दोनों का मेल करने वाली भी यूनिवर्सिटी है। हमारा चीर पुरातन है, वो बहुत उत्तम है, मैं मानता हूं सर्वश्रेष्ठ है। मगर कोई भी व्यक्ति समय के साथ, कोई भी विचार समय के साथ, कोई भी दर्शन समय के साथ अगर बदलता नहीं है तो कालबाह्य हो जाता है। हमारा चीर पुरातन जो है, उसको आधुनिक डायमेंशन के साथ जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ज्ञान मानव के लिए और मानव के आत्मा के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ साथ ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अनेक विध परिवर्तन हुए। वो परिवर्तनों को समझकर आज के विश्व की जरूरियातों को समझकर हमने ये दोनों का सुभग समन्वय करते हैं, तभी एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली और एक संपूर्ण शिक्षा के लिए चिंतन खड़ा होता है। मैं मानता हूं कि ये यूनिवर्सिटी का काम, IIT का काम ये है, और आपके माध्यम से शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जाएगा। यहां पर ढेर सारा डिटेल मुझे कुलपति महोदय ने भेजा है, आपके अभ्यासक्रम के बारे में, आपके अलग अलग प्रकार के कोर्सों के बारे में, मगर मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि आपको सब मालूम है। मैं मानता हूं कभी कभार ही, मैं एक जमाने में विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। अब राजनीति में जाने के बाद विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए टेक्निकलिटी में मेरे समय को मैं नष्ट करना नहीं चाहता। मित्रों, एक प्रकार से यहां से जो लोग, जो विद्यार्थी हमारे छात्र छात्राएं जा रहे हैं, वो आप यहां से शिक्षा के साथ जुड़ेगी। हो सकता है अलग व्यवसाय भी जीवन में कोई आप अपना लें, परंतु आपकी आत्मा शिक्षक की आत्मा रहेगी। और शिक्षक के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शब्द का प्रयोग किया है। गुरु शब्द गु और रू दोनों का योग कर कर बनता है। गु का मतलब अंधकार है, रू का मतलब प्रकाश है। जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु होता है। जो बच्चा आपके पास आता है, उसके अंदर अज्ञान का अंधकार भरा है, उसको ज्ञान के प्रकाश से उसकी समझ को, उसके कर्तव्य को समझाना और उसके जीवन को प्रकाशित करना, उसके माध्यम से समग्र देश का निर्माण करने का काम आपका है। जो बच्चा आपके पास आता है, वो बच्चे को ज्ञान के प्रकाश से पल्लवित करना, अलौकिक बनाकर भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। जो गुरु शब्द का
एक सरल अर्थ भी निकाल ले तो गुरु का मतलब बड़ा होता है। तो अल्पमति लेकर जो बच्चा आया है उसको गुरुमति बनाकर भेजना है और ये बच्चे को, ये विद्यार्थी को संपूर्ण व्यक्ति बनाकर भेजना है। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का उद्देश्य रटी रटाई कुछ चीजों को पढ़कर, रटी रटाई पुस्तकों को पढ़कर एक कोर्स के अंदर से आए हुए पेपर में स्मृति के आधार पर सवाल और जवाब लिखकर मार्क्स प्राप्त करना नहीं है। विद्या का मतलब है, शिक्षा का मतलब है अपने जीवन को, बच्चे के जीवन को सही रास्ते पर ले जाना। आपने उसके मार्ग प्रदर्शक बनना है, उसको रास्ता बताने वाला गुरु बनना है, तब जाकर आप शिक्षक का धर्म निभाओगे। गुरु ऐसा कहते हैं कुम्हार की तरह होता है। कच्ची माटी आपके हाथ में आती है, उसमें से अलग अलग आकार देना, इसकी क्षमताओं को पहचान कर, उसकी रुचि को पहचान कर उस दिशा में ले जाने के लिए इसको प्रवृत्त करने का काम आपका है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा कहा है। और संत कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु हमारे यहाँ ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। परंतु ये कल्पना जो करी है, इसमें हमने आगे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसको संपूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए, इसको सर्वज्ञ बनाने के लिए, उसको जीवन का उद्देश्य बताने के लिए आपने आगे बढ़ना है। शिक्षक या शिक्षा कभी व्यवसाय नहीं हो सकता। शिक्षक के लिए शिक्षा व्यवसाय नहीं हो सकता। शिक्षक के लिए शिक्षा धर्म हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, स्वयं का और अपने विद्यार्थी का, दोनों का जीवन बचाने का, बढ़ाने का और सही मार्ग पर ले जाने का एक प्रयास होता है। शिक्षक कभी व्यवसाय नहीं होता। आज मुझे बताया हर्षद भाई ने, मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे क्षेत्र में विश्वविद्यालय है मगर मुझे मालूम नहीं था कि आपको 4 पेपर जरूर पढ़ाए जाते हैं और उसमें से एक संस्कृत का पढ़ाया जाता है। पढ़े हो ना संस्कृत को? जरा जोर से बोलो भाई, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सिर्फ पेपर देने के लिए पढ़ा है या समझे हो? तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि संस्कृत का जो ज्ञान यहां से भले थोड़ा बहुत जानकारी, प्राथमिक जानकारी मिली होगी, अपने जीवन में इसको उत्तरोत्तर वृद्धि ही करना। मैं मेरे जीवन का अनुभव बताता हूं। ज्ञान का खजाना, समग्र विश्व में ज्ञान का खजाना कोई एक जगह पर संग्रहित है तो हमारे उपनिषद, वेद और संस्कृत ज्ञान के खजाने में। एक बार इसका अध्ययन कर लोगे, जीवन में की कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं बन जाएगी। मैं आते वक्त संस्कृत के उपनिषद के श्लोकों को सुनते सुनते आया और मुझे भी मेरे जिन गुरुओं ने पढ़ाया था, आंख बंद कर कर, चलते चलते आंख बंद कर कर उस गुरुओं को मैंने याद कर कर इनके चरणों में प्रणाम कर लिया। मित्रों, ये जो शिक्षा आज आपको दी है, शिक्षा को समझना है तो अपने आप को बड़ा करने की दिशा में जरूर जाइएगा। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी भाषाओं को कभी मत मरने देना। मैंने दुनिया में कई देश ऐसे देखे, कई ऐसे देश के लोगों से मैं मिला हूं। मैं जब उनको पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी है, कुछ लोग तो अज्ञानता से कह देते हैं अंग्रेजी है। फिर मैं पूछता हूं, ये तो इंग्लैंड की भाषा है, लिपि रोम की है, इंग्लिश आपकी भाषा कैसे हो गई? तो फिर आंख नीची करते कहते हैं हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी, भले आप अंग्रेजी माध्यम में
पढ़े हो, आपकी जिम्मेदारी है कि भारत की हर एक भाषा को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारे साहित्य का, हमारे व्याकरण का एक खजाना पड़ा है, वो अलभ्य खजाना है। हम सब ने हमारी भाषाओं को मजबूत बनाना है और यहां से संकल्प लेकर जाइएगा। एनईपी का एक प्रमुख चीज है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है। जो बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है वो बच्चा सबसे अच्छा विश्लेषक होता है। जो बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है उसकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है, और जो बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है वो निर्णय लेने की क्षमता भी उसकी सबसे अच्छी होती है। और जो बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है, मातृभाषा में पढ़ता है, वो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने देश के साथ इसका जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि कोई भी आंधी इसको तोड़ नहीं सकती, वो हमेशा भारतीय बना रहेगा। इसलिए मेरा आप सभी को विनम्र आग्रह है कि आप सभी ने जीवन पर्यंत जिसको भी पढ़ाएंगे, सामने जो भी होगा, इसको अपनी मातृभाषा पर गौरव भी पैदा करना और मातृभाषा के ज्ञान लेने के लिए इसके अंदर तृषा का भी निर्मित करना, ये बहुत जरूरी है मित्रों। अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है। भारत तो वो देश है जो ज्ञान के किसी भी स्वरूप का विरोध कर ही नहीं सकता। हमें तो हमारे पुरखों ने सिखाया है। मैं तो मानता हूं कि अंग्रेजी के साथ साथ बच्चा फ्रेंच भी सीखे बच्चा फ्रेंच, जर्मन भी सीखे, स्वागत योग्य है। परंतु गुजराती बच्चा गुजराती और हिंदी जरूर सीखे, आसाम का बच्चा आसाम की भाषा और हिंदी जरूर सीखे, तमिल बच्चा तमिल और हिंदी जरूर सीखे। अगर ये हो जाता है तो आने वाले दिनों में हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, 15 अगस्त नजदीक है। आज हम 13 अगस्त के दिन आप दीक्षित होने चाह रहे हैं। परसों 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हमारे आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो जाएगा। और मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले इतने बड़े देश के अंदर एक चेतना, एक प्राण फूंकने का काम किया है, एक देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का काम। मैं इस एक साल के अंदर कई ऐसे कार्यक्रम देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मगर आपका ध्यान नहीं पड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गत 15 अगस्त में इतने तिरंगे लगे कि देश आजाद हुआ तब भी नहीं लगे होंगे। हर घर पर हमने तिरंगा। 1857 से सन 1947 तक 90 साल तक आजादी का संग्राम चला। सैकड़ों साल गुलाम रहे हुए देश को गुलामी से मुक्त करने का संग्राम हमारी पुरखों ने, हमारी पीढ़ियों ने किया। और न जाने कितने कितने अनजान लोग अपने जीवन का बलिदान दे दिए। 90 साल सबसे बड़ा आजादी का संघर्ष विश्व में अगर कहीं हुआ तो भारत में हुआ है। मगर एक पल ऐसा नहीं गया जहां कभी भी आजादी के लिए संघर्ष नहीं। 90 साल का कालखंड, हजारों लाखों लोग बलिदान हुए और इसमें ना प्रदेश का बंधन था, ना आयु का बंधन था। कहीं 17 साल के खुदीराम बोस हंसते हंसते वंदे मातरम कहकर फांसी चढ़ गए, तो कभी 85 साल के कुंवर सिंह ने अपने दाहिने हाथ से अपना बायां हाथ काटकर गंगा जी को दे लिया और फिर भी लड़ते रहे। और 85 साल का वो वीर बूढ़ा व्यक्ति लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये जो हमारी परंपरा है, मोदी जी ने नई पीढ़ी को इसके ओर प्रेरित किया, उत्सुक किया, इसकी जानकारी दी है और युवाओं के मन में देश के इतिहास के प्रति, देश की स्वतंत्रता के प्रति जिज्ञासा भी जागृत की और जिज्ञासा के समाधान करने के लिए कई रास्ते भी खोले। उसका उद्देश्य क्या है? मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो कई बार कह देते हैं, अब हम क्या करें, देश तो आजाद हो गया, देश के लिए हम मर नहीं सकते।
हम भी मरना चाहते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं युवाओं को, देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीते हुए हमें कौन रोक सकता है। मैं मानता हूं मेरे सामने जो बैठे हैं देश के लिए मर नहीं सकते, अब जरूरत भी नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है, किसी को देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरा आग्रह है कि हम सब संकल्प करें आजादी के अमृत महोत्सव में इसकी समाप्ति पर कि मेरा जीवन मेरे लिए, मेरे देश के लिए होगा। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे भाई बोलो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति के वक्त ही देश के 130 करोड़ लोगों का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि जिस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा 15 अगस्त 12 बजे, जिस वक्त समाप्त होगा उसी समय से आजादी का अमृत काल शुरू होगा। अमृत काल क्या है? 2023 से 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2047 ये आजादी का अमृत काल है। मोदी जी ने हमारे सामने एक संकल्पना रखी है कि 25 साल में 130 करोड़ भारतीयों के एक लक्ष्य और समान पुरुषार्थ से 130 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से हम ऐसे भारत देश बनाएंगे जो हर क्षेत्र के अंदर विश्व में सर्वप्रथम होगा। हर क्षेत्र के अंदर अगर अर्थतंत्र कोई देखा गया तो हम सर्वप्रथम होंगे, रक्षा की बात में सर्वप्रथम होंगे, शिक्षा की बात में सर्वप्रथम होंगे, R&D में सर्वप्रथम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वप्रथम होंगे, हेल्थ के क्षेत्र में सर्वप्रथम होंगे। तो 25 साल भारतीय नागरिकों के संकल्प लेने का समय है और 25 साल का पुरुषार्थ संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम है। छोटे छोटे संकल्प, मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे, मैं कहना चाहता हूं आप आज से शायद तय कर लो, एक संकल्प ले लो कि मेरा बाकी का जीवन, मेरी भोजन की थाली में मैं जरा भी अन्न जूठा नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। मेरे बाकी का जीवन कमरे के बाहर निकलने से पहले लाइट स्विच ऑफ कर ही जाएंगे। बाकी का जीवन कभी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी का जीवन किसी भी प्रकार के टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। छोटे छोटे संकल्प। अगर देश के 130 करोड़ लोग आपको जो ठीक लगे एक छोटा संकल्प ले लीजिए। मैं बताता हूं 130 करोड़ लोग एक कदम आगे चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे चलता है। और 130 करोड़ लोगों के संकल्प वही भारत को महान बनाएंगे। मोदी जी ने जो नींव डाली है वो नींव मोदी जी के साथ जो काम कर रहे हैं और मोदी जी के जीवन में काम में नहीं आने वाली। महान भारत की जब रचना होगी, मंच में ऊपर जो बैठे हैं शायद हम में से कोई नहीं होगा। कौन होगा? आप होंगे, आप होंगे। और महान भारत की रचना इस देश के युवाओं और किशोरों के लिए है। और महान भारत की रचना करने वाले बच्चों को और युवाओं को तैयार करने का काम आपका है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे समय पर यहां से शिक्षक बनकर जा रहे हैं, ऐसे समय पर यहां से गुरु बनकर जा रहे हैं कि आपके सामने जो बच्चे आएंगे वो महान भारत का निर्माण करेंगे। आपके सामने जो बच्चे आएंगे विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए आज आपको यहां से ये संकल्प लेकर जाना है। मित्रों, आजकल गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? बताओ भाई, सब कुछ मिलता है ना? मगर इसके अलावे भी कुछ है। अगर अच्छे नागरिक बनाना है तो इसके साथ इसको विचार देना पड़ेगा। बच्चे को मानवता समझानी पड़ेगी, देशभक्ति समझानी पड़ेगी, देश का इतिहास भी समझाना पड़ेगा। आपका काम ये भी है। वरना थोड़ा पढ़ लिख जाएगा बच्चा, गूगल पर ही सारा पढ़ लेगा।
आप लोगों ने उसको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ से शिक्षक बनकर जा रहे हैं, दीक्षांत होकर जा रहे हैं, आप सभी नई शिक्षा नीति की अवधारणा को सफल करने में अपना पूरा समय लगाएंगे। बच्चे को अच्छे नागरिक बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और इसके माध्यम से आपका तो भला होगा ही होगा, विद्यार्थी का भला होगा ही होगा, मगर इसके साथ हम एक अच्छे देश का भी निर्माण कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार आज से जो लोग दीक्षित होकर जा रहे हैं वो सभी को मन से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपके जीवन में सभी शुभ करे, सभी मंगल करे और आपके हाथ जो विद्यार्थी तैयार हो वो श्रेष्ठ भारत का निर्माण करे। यही ईश्वर के प्रभु चरणों में, सर्वशक्तिमान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। माननीय मुख्य अतिथि श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्द एवं आशीर्वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं समस्त सभागण को राष्ट्र